Hello humankind, hope you all are fit and fine. The Phytoplankton Academy welcomes you all. आज हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम को एनालाइज करेंगे 2024-25। ओके, ऑलरेडी मैं आपको पैटर्न बता चुकी हूँ। पेपर 1 आपका 40 क्वेश्चंस 45 मिनट्स में कंप्लीट करना होता है। पेपर 2 में भी 40 क्वेश्चंस 45 मिनट्स में कंप्लीट करना होता है। यहाँ पर हम एजुकेशन का पेपर एनालाइज करने वाले हैं। सो सबसे पहले मैं आपको सेकंड पेपर सॉल्व कराती हूँ, उसके बाद हम फर्स्ट पेपर करेंगे। ओके, देखिए जो फर्स्ट पेपर है ये सोशल साइंस फैकल्टी में जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं उन सब के अंदर फर्स्ट पेपर कॉमन होता है। यहाँ पर सेकंड पेपर आपका सब्जेक्ट वाइज है, तो हम एजुकेशन का पेपर देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, an acute communicable disease caused by viral infection that can invade the nervous system। ऐसी कौन सी कम्युनिकेबल डिसीज है जो वायरल इन्फेक्शन से होती है और वो हमारी नर्वस सिस्टम को इन्वेट कर देती है? दैट इज पोलियो वायरस। ओके, सो पोलियो आपका एक वायरस से कोज होता है और ये आपके नर्वस सिस्टम को भी इन्वेट करता है। जॉन्डिस क्या होता है? जब आपका लीवर में डिसफंक्शन होता है उसकी वजह से जॉन्डिस कॉज होता है, जॉन्डिस। और ये बेसिकली हेपेटाइटिस से एसोसिएटेड है, ना कि आपके पोलियो से। नाउ पोलियो यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आर्थराइटिस में क्या होता है? यहाँ पर इन्फ्लेमेशन होता है, जो हमारी जॉइंट्स होते हैं उनके अंदर दर्द होता है। तो इसका कोई बेसिक कॉज कोई वायरस नहीं है, ये डिफरेंट कॉज से हो सकता है, जैसे आप में कैल्शियम की डेफिशिएंसी, फास्फोरस की डेफिशिएंसी, इन सब से आर्थराइटिस हो सकता है। क्लब फुट क्या होता है? ये एक आपका कॉन्जेनाइटल डिफॉर्मिटी है, ये भी कोई वायरल इन्फेक्शन से नहीं होता, तो बी वुड बी द करेक्ट आंसर। नाउ नियरली 50% ऑफ सेरेब्रल पाल्सी चिल्ड्रंस हैव। 50% सेरेब्रल से पाल्सी चिल्ड्रन, मैं यहाँ पर आपको एक चार्ट दिखा रही हूँ। यहाँ पर आईक्यू लेवल दिया हुआ है उन बच्चों का जिनको सेरेब्रल पाल्सी होती है। अब अगर आप इसकी सीवियरिटी देखें, यहाँ पर आईक्यू लेवल आपको मिलेगा और यहाँ पर परसेंटेज अफेक्टेड। तो नियरली 50% जो चिल्ड्रन होते हैं उनकी सीवियर सेरेब्रल पाल्सी होती है और उनका इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी लेस देन 70 होता है। अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएं, सो ए वुड बी योर करेक्ट आंसर, आईक्यू बिलो 70। ओके, question number third, in visually handicapped children, clinical assessment is done by using। फर्स्ट है पिक्चर चार्ट, स्नेलन चार्ट, ब्लैक चार्ट, कर्जवील चार्ट। देखिए ब्लैक चार्ट तो कोई चार्ट नहीं होता। कर्जवील चार्ट में क्या होता है, ये भी कोई चार्ट नहीं, बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पर असिस्टिव टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जाती है विजुअली हैंडीकैप को। बट जो पिक्चर चार्ट है वो उन बच्चों के लिए होता है जो इमेजेस को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो स्नेलन चार्ट, इसकी पिक्चर्स भी मैंने यहाँ पर लगाई हुई है। स्नेलन चार्ट में आप देखेंगे इस तरीके से ये होता है। जिन लोगों का लो विजन होता है वो जब मेडिकल में जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, तो वहाँ पर उनको ये चार्ट दिखाया जाता है। सबसे पहले यहाँ पर ई बना हुआ होता है कैपिटल लेटर में, और ये आइडेंटिफाई करना होता है। उसके बाद नीचे से थोड़े स्मॉल, थोड़ा सा साइज कम होगा, फिर थोड़ा कम साइज होगा, इस तरीके से स्नेलन चार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिटार्डेशन इज कॉन्स्टिट्यूशनल इन ऑरिजिन। सो कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब यहाँ पर क्या है कि वो प्रॉब्लम जो आपके जीन्स से ट्रांसफर हो रही है, जो हेरिडिटी के जरिए आपको मिली है। सो दैट इज मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन को अगर हम देखें, तो जो डाउन सिंड्रोम्स वगैरह होते हैं या क्रोमोसोमल इशू की वजह से कोई प्रॉब्लम होती है, दैट इज मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। तो ये आपका सही आंसर है। सेंसरी डिसेबल्ड चिल्ड्रन या फिर अंडर अचीवर, गिफ्टेड अंडर अचीवर, इन सब में क्या होता है, एनवायरमेंटल फैक्टर इन्वॉल्व होता है कि अगर आपके साथ में अच्छा एनवायरमेंट नहीं है तो आप कम स्कोर करते हो, या फिर आप अच्छा एनवायरमेंट है तो आप अच्छा स्कोर करते हो। बेसिकली जो फैसिलिटीज आपको प्रोवाइडेड है उनके अकॉर्डिंगली ये इशू हो सकते हैं, या कुछ अच्छा बेहतर हो सकता है। बट मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन तभी होंगे जब उनको कोई जीन्स से कोई प्रॉब्लम ट्रांसफर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पीडब्ल्यूडी एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस। पीडब्ल्यूडी एक्ट कब आया था? ये आपका 1995 में, एग्जिस्टेंस पूछ रहे हैं ना, 1995 में। ये होता क्या है? पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, इन स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हियरिंग इम्पेयरमेंट अकर्स इन 9% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, 12%, 10% एंड 5%। रिसेंट रिपोर्ट की अगर हम बात माने तो 5% होता है टोटल पॉपुलेशन का हियरिंग इम्पेयरमेंट जो बच्चों में है स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में। सो डी वुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, ग्रेड स्किपिंग इज अ टेक्निक टू हेल्प द। किनको हेल्प करेगी ग्रेड स्किपिंग? ऑफ कोर्स हम एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में स्किप कर रहे हैं, 1 और 2 ईयर्स अपने स्कूल के स्किप कर रहे हैं। ऐसा कब हो सकता है? जब आप विजुअली हैंडीकैप चिल्ड्रन है, या फिर फिजिकली हैंडीकैप, हियरिंग हैंडीकैप, या फिर गिफ्टेड चिल्ड्रन। ऑफ कोर्स अगर गिफ्टेड चिल्ड्रन है तो ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। उनका इंटेलेक्चुअली साइमुलेट कराने के लिए हमें ग्रेड स्किपिंग करानी होती है, ताकि वो अपने लेवल का मोटिवेशन गेन कर सकें अपनी क्लास में। सो बी वुड बी द करेक्ट आंसर। ऑडियोलॉजी इज अ साइंस कंसर्न्ड विद। ऑडियोलॉजी ऑफ कोर्स हियरिंग से रिलेटेड होगा, रिकॉलिंग नहीं है, मेमोरी विजन ये नहीं होता है। ऑडियोलॉजी मतलब आवाज़ से, तो आपका हियरिंग इसका सही आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, हु इज द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन? मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, ये चेंज होता रहता है। सो धर्मेंद्र प्रधान फिलहाल 2024 की अगर बात करें तो धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर है। नाउ द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया वाज सेट अप इन।
पहली यूनिवर्सिटी जो ओपन यूनिवर्सिटी थी इंडिया में वो कब सेटअप कहाँ पर सेटअप हुई? सो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश में ये सेटअप हुई थी और इसका नाम है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बी आर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। ये आपकी हैदराबाद में है, फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया। सो ए वुड बी द करेक्ट आंसर। नॉमिनल स्केल इज ऑल्सो टर्म्ड एज ऑफ कोर्स कैटेगोरिकल वेरिएबल स्केल। यहाँ पर आप कैटेगरीज देखते हो नॉमिनल स्केल में। ऑर्डिनल स्केल में हम क्या देखते हैं, यहाँ पर रैंक होती है। सो इसका सही आंसर ए है, फिलोसफिकल कोई स्केल नहीं है ऐसा अगर स्टैटिस्टिकल टर्म्स में देखें तो। और ज्योग्राफिकल स्केल बेसिकली मेजरमेंट से रिलेटेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेस्ट। एक गुड टेस्ट के लिए सबसे बेहतर कैरेक्टरिस्टिक देखिए, यहाँ पर जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेसिकली मेजरमेंट तो नहीं होता बट वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। बट इन तीनों इंपॉर्टेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो दैट इज वैलिडिटी। वैलिडिटी सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर कोई भी आपका जो टूल है वो वैलिड अगर होता है सो ऑफकोर्स वो रिलायबल जरूर होगा। बिना रिलायबिलिटी के वो वैलिड नहीं हो सकता। सो ए वुड बी द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, नेचुरलिस्ट बिलीव इन। नेचुरलिस्ट किस चीज में बिलीव करते हैं, रिपर्शनिस्टिक अप्रोच ऑफ डिसिप्लिन, इम्प्रेशनिस्टिक, इमेंसिपेटरी एंड स्पेयर द रोड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। सो ये वाला तो पहले चलता था सिस्टम, अगर आप उसको पनिश नहीं करोगे तो वो खराब मतलब वो खराब हो जाएगा, वो सही नहीं रहेगा, उसके अंदर इश्यूज आ जाएंगे, वो आपका गलत रास्ते पे निकल पड़ेगा, मतलब ये माना जाता था। तो ये वाला तो नेचुरलिस्ट बिलीव नहीं करते। नेचुरली किस चीज में बिलीव करते हैं कि हर एक चीज जो है बच्चे को ऐसी मिलनी चाहिए, एकदम फ्रीडम उसको मिलनी चाहिए। तो इसका सही आंसर है इमेंसिपेटरी। इमेंसिपेटरी में क्या होता है, फ्रीडम होती है बच्चे के पास, ठीक है, वो एक्सपीरियंस से लर्न करता है रादर देन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। सो इमेंसिपेटरी वुड बी द करेक्ट आंसर। ये जो रेपेशनिस्टिक है ना, ये तो नेचुरलिस्ट के एकदम अपोजिट है, एकदम अपोजिट। ओके, नाउ अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ पर। कम्युनिटी कॉलेजेस हैव बीन एस्टैब्लिश्ड बाय बीइंग इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम। कम्युनिटी कॉलेज किस आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस होकर बनाए गए हैं? सो यहाँ पर आपका सही आंसर है प्रैग्मैटिज्म। जो कम्युनिटी में कॉलेजेस बनाए जाएंगे उसमें क्या होता है, हम रियल लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और हमको पता है कि अगर रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व कर ली तो कौन सी फिलोसफी बात करती है, जो अपनी करंट प्रॉब्लम की बात कर रही है, रियल वर्ल्ड स्किल्स की बात कर रही है, प्रैक्टिकल एजुकेशन की बात कर रही है, दैट इज ऑफ कोर्स द प्रैग्मैटिज्म। ओके, जो रियलिज्म है वो बेसिकली फैक्ट्स से बात करती है कि फैक्ट्स, रियलिटी, ये आपके कम्युनिटी कॉलेज से डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है। और आइडियलिज्म तो ऐसा बिल्कुल नहीं कहता है, ये तो आपके फिलोसफी पे डिपेंड करते हैं कि आपको अपना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करना है, लाइक दैट। क्वेश्चन नंबर 15, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर आइडियलिस्ट आर। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है आइडियलिस्ट के लिए, अभी हमने बात की कि माइंड और स्पिरिट की ये बात करने वाले हैं। सो 15 का ए सही आंसर होगा। Question number 16, a naturalist is happy with bias, but an idealist wants a beautiful rose. This statement emphasizes that idealist want. Idealist क्या चाहते हैं? So बेटा अगर आप किसी भी गार्डन के अंदर जाते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स वहाँ पर होंगे। मान लीजिए रोज का फ्लावर वहाँ पर है, उसमें कांटे भी होते हैं, ब्रायर्स भी होते हैं, ठीक है, शब्स वहाँ पर झाड़ियाँ वगैरह भी होंगी। सो आइडियल नेचुरलिस्ट क्या कहते हैं कि ठीक है, अगर कोई कांटे वगैरह वहाँ पर हैं तो आप उनसे सीखो, लर्न करो। अगर आपको कुछ हर्ट होता है उन सबसे, सो आप एक नया एक्सपीरियंस हासिल करोगे, ठीक है। ये किसकी फिलॉसफी है, नेचुरलिस्ट की। बट आइडियलिस्ट क्या कहते हैं, आइडियलिस्ट ट्रुथ, ब्यूटी, गुडनेस, ये कहते हैं कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इंसान के अंदर आना चाहिए। कब आएगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जब हम अपनी सारी कमियों को, सारी खराबियों को बाहर छोड़ देंगे, तब हम एक अच्छी चीज को गेन कर सकते हैं। तो एक फ्लावर को गेन करना है, एक रोज को अगर आपको गेन करना है, ठीक है, अच्छे फ्लावर की तरफ अगर आपको पहुंचना है, तो ये किसकी फिलॉसफी होगी, आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा अकॉर्डिंग टू आइडियलिस्ट। सो आंसर डी। सोशल एफिशिएंसी एज एन एम ऑफ एजुकेशन इज सजेस्टेड बाय। सोशल एफिशिएंसी, देखो एफिशिएंसी वर्ड को अगर मैं आपको बताऊं, इसका मतलब होता है कि जितना आप इनपुट देते हो किसी भी चीज में, उससे ज्यादा आपको आउटपुट मिलना चाहिए। अगर आप 2 आवर्स की स्टडी कर रहे हो तो आपको जो रिजल्ट है वो अराउंड 4 आवर्स के बराबर मिलना चाहिए। ऐसा मत समझना कि सिर्फ 2 आवर्स की कोई स्मार्ट स्टडी। हार्ड वर्क आपको हमेशा करना है, स्टडी के केस में आपको हमेशा हार्ड वर्क करना है। बट यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये कि जैसे फैक्ट्रीज में हम मशीन वगैरह लगाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, हम कम इनपुट देकर ज़्यादा आउटपुट लेने की कोशिश करते हैं, राइट। सो इसको हम कहते हैं, अगर सोशल सोसाइटी की बात करें तो सोशल एफिशिएंसी क्या होगी कि हम वर्क करें, ठीक है, जो सोसाइटी है उसके जो पीपल्स हैं वो वर्क करें इस तरीके से कि ताकि बेहतर आउटकम हो सके, सोसाइटी की रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो ये एफिशिएंसी की बात कौन करते हैं, ऑफ कोर्स प्रैग्मैटिस्ट इसकी बात करेंगे, ए। क्वेश्चन ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18,
एजुकेशन इज ए कॉन्टिन्यूअस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस बार बार आप रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हो अपने एक्सपीरियंस को, कब करोगे? जब आप कोई काम करोगे, बार बार आपके एक्सपीरियंस रिकंस्ट्रक्ट होते हैं। एक बार आपसे कोई मिस्टेक हुई, ठीक है, फिर से आपने दोबारा वही काम करा, फिर से मिस्टेक हुई, फिर दोबारा किया, तो क्या हो रहा है? रिकंस्ट्रक्ट हो रहे हैं आपके एक्सपीरियंस। दैट इज गिवन बाय प्रैग्मैटिस्ट। ओके। द वर्ल्ड ड्यूको मीन्स, ड्यूको का क्या मतलब होता है? देखो, एजुकेयर अगर आपने पढ़ा हो, एजुकेशन की आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है, तो एजुकेशन वर्ड कहाँ से आया? ये लैटिन वर्ड से आया, जिसका मतलब होता है एजुकेट से ही आया है। ठीक है। अब एजुकेट में क्या होता है? एजुकेयर, एक लैटिन वर्ड होता है एजुकेयर, जिसका मतलब होता है टू ब्रिंग अप, बाहर की तरफ लेकर आना अपनी एबिलिटीज को। जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा था ना कि एजुकेशन क्या है? मैनिफेस्टेशन ऑफ द पावर इनसाइड द मैन। तो उसको बाहर लेकर आना है। इसका एक दूसरा वर्ड भी होता है एजुसेयर, जिसका मतलब होता है टू ड्रॉ आउट, मतलब बाहर की तरफ अपनी चीजों को निकाल। आपके अंदर ऑलरेडी सब चीजें गिवन है, लेकिन आपको क्या करना है? उसको लीड फॉर्थ, ये सब आपको करना है। सो ये एजुकेयर का मतलब है। ड्यू को भी वहीं से लिया गया है, जिसका सही आंसर होगा डी, ड्रॉ आउट। नाउ, फिलोसफी ऑफ आइडियलिज्म इज गिवन बाय, आइडियलिज्म की फिलोसफी किसने दी थी? सो क्वेश्चन 20, इसका सही आंसर प्लूटो होगा। अच्छा, फिलोसफी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले सोक्रेटिस की बात कर लेते हैं, क्योंकि फिलोसफी में जब भी हम पढ़ते हैं तो जो फादर हैं प्लूटो के, दैट इज सोक्रेटिस। मतलब हम कहेंगे कि सोक्रेटिस जो एक टीचर थे, ठीक है, जो डायलॉग की बात करते थे, ये आपको ध्यान रखना है, एजुकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सोक्रेटिस ने एक चीज़ और कही थी कि अगर आपकी जो लाइफ है वो अनएग्जामिन्ड है, ठीक है, अगर आपकी लाइफ को कोई एग्जामिन नहीं कर रहा है, तो समझ लीजिए आप अनवर्दी हैं, आपका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है। सोक्रेटिस के बाद प्लूटो आते हैं, और प्लूटो ने आइडियलिज्म की बात की थी, इसके फादर माने जाते हैं प्लूटो। प्लूटो के बाद आपके एरिस्टोटल आते हैं, और एरिस्टोटल आपके रियलिज्म के फादर है। ठीक है। एरिस्टोटल के बाद अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो उनके ही शिष्य हैं। तो बेसिकली इस तरीके से कुछ चीज़ें हैं, आप याद रख सकते हो। नाउ, सो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। हर्बर्ट स्पेंसर कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर ये नेचुरलिस्ट है। नाउ, आर्टिकल 29 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 29, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, देखिए ये आर्टिकल 21 के अंदर आता है। और प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी ये आपका आर्टिकल 17 के अंदर आता है, जो फ्रीडम का राइट होता है आपका, कि आपको, आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, किसी भी रिलीजन से, रीजन से बिलोंग करते हैं, तो आपके साथ किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई अनटचेबिलिटी नहीं होगी। तो ये आपका आर्टिकल 17 के अंदर है। अगर फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करें, तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन आपका आर्टिकल 25 से 28 के अंदर बात होती है, जहाँ पर आप अपने रिलीजन को प्रोपोगेट कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं, ये सब कुछ इसमें गिवन है। सो यहाँ पर जो इंटरेस्ट माइनॉरिटीज के प्रोटेक्ट होते हैं, वो प्रोटेक्शन ऑफ, सॉरी, आर्टिकल 29 के अंदर है। नाउ, अच्छा, यहाँ पर जो बेटा माइनॉरिटीज हैं, ये रिलीजियस माइनॉरिटीज भी हो सकती हैं, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज भी हो सकती हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 23, मैन इज बॉर्न फ्री एंड आई फाइंड हिम एवरीवेयर इन चेन। मैन फ्री बॉर्न हुआ था, बट मैं तो उसको हर जगह चेन में देखता हूँ, ऐसा कौन कहेंगे? ऑफ कोर्स वही इंसान कहेंगे ना जिनको ऐसा लगता होगा कि फ्रीडम बहुत ज़रूरी है। इनका कहना ये है कि बच्चा एकदम फ्रीली बॉर्न होता है। जब एक बच्चे का बर्थ होता है, एकदम फ्री होता है, उसके बाद उसको स्कूल का सिलेबस दे दिया जाता है, स्कूल की बाउंड्रीज के अंदर उसको कैद कर दिया जाता है। इन सबसे बाहर की दुनिया की बात कौन करते हैं? ऑफ कोर्स नेचुरलिस्ट करते हैं। और नेचुरलिस्ट के फाउंडर कौन है? रूसो। तो ए वुड बी द करेक्ट आंसर। मॉन्टेसेरी, मॉन्टेसेरी में क्या है? ये भी कहते हैं कि बच्चे के पास फ्रीडम होनी चाहिए, प्ले वे लर्निंग होनी चाहिए। बट यहाँ पर जो मॉन्टेसरी है, उन्होंने फोकस किया था कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के बारे में। कांट यहाँ पर कोई रिलेवेंट नहीं है, और हीगल बेसिकली एक जर्मन आइडियलिस्ट फिलोसफर है, जो इस तरह के स्टेटमेंट नहीं उन्होंने दिया है। नाउ, क्वेश्चन नंबर 24, फिलोसफी वांट्स टू अंडरस्टैंड मैन इन रिलेशन टू। फिलोसफी क्या चाहती है कि इंसान का रिलेशन किसके साथ हो? होल यूनिवर्स के, होल नेचर के, होल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड के, या फिर गॉड के? जो आपका सही आंसर होगा दैट वुड बी ए, होल यूनिवर्स। इसके अंदर उनका क्या यकीन है? सिर्फ गॉड ही नहीं होता, उनका होल यूनिवर्स के अंदर क्या होगा? वो पीपल्स भी होंगे। उनका क्या बिलीफ सिस्टम है, क्या उनकी थिंकिंग है, किस चीज़ पर वो फेथ रखते हैं, वो सब इसके अंदर आ जाएगा होल यूनिवर्स के। सो फिलोसफी चाहती है कि मैन का रिलेशन किसके साथ? होल यूनिवर्स के। एरिस्टोटल, अभी मैंने आपको पीछे बताया था, एरिस्टोटल का सही आंसर है रियलिज्म। विलियम जेम्स किसके साथ एसोसिएटेड है? विलियम जेम्स प्रैग्मैटिस्ट है ये। नाउ, स्कूल, ये तो आपको फैक्चुअल क्वेश्चन है, और वैसे भी जब आप इन पर्सनालिटीज के बारे में पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। सो विलियम जेम्स प्रैग्मैटिस्ट है। स्कूल इज ए गार्डन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, लास्ट ईयर की जो मैंने वीडियो बनाई है लास्ट ईयर के पेपर की, उसमें भी ये क्वेश्चन गिवन है। स्कूल इज ए गार्डन, चाइल्ड इज लाइक ए टेंडर प्लांट एंड टीचर इज लाइक ए गार्डनर। ये स्टेटमेंट किसने दिया है? तो यहाँ पर भी आप पहले स्टेटमेंट को पढ़ें, और फिर समझें कि इस तरह की बातें कौन कर सकते हैं। ऑफकोर्स वही पर्सन करेंगे ना जिनको बच्चों के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा कंसर्न होगी, कि बच्चे बहुत छोटे से मासूम होते हैं, तो
किंडरगार्टन सिस्टम जिसने दिया है दैट इज़ फ्रोबल। तो ये इसका सही आंसर है फ्रोबल। इनको बेसिकली कंपेयर ये किंडरगार्टन के फाउंडर भी माने जाते हैं अगर आप जाने तो। और एजुकेशन यहाँ पर ये कहते हैं कि बच्चा जो होता है ना, स्कूल जो होता है वो आपका गार्डन की तरह है। वहाँ पर बच्चा एक टेंडर एक सॉफ्ट प्लांट की तरह होता है, जैसे हर्ब्स प्लांट होते हैं इस तरीके से। और टीचर वहाँ पर गार्डनर होता है उनकी रखवाली करने के लिए, उनको सही डायरेक्शन में ग्रो कराने के लिए, उनको गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए। नाउ व्हाट इज द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? साइंटिफिक मैनेजमेंट किस चीज़ पर बेस्ड होता है? Based on scientific experiment, scientific association, working relationship, one way best way to do a job. So scientific management किससे रिलेटेड है? साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी जो किसने दी थी? टेलर ने। टेलरिज्म इसको हम कहेंगे। और इसके अंदर क्या है कि आपको वो बेस्ट तरीका ढूंढना है वर्क करने का, ठीक है। सो डी वुड बी द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द वोकेशनल गाइडेंस? देखिए वोकेशनल गाइडेंस की बात करें तो जिंजबर की थ्योरी वोकेशनल गाइडेंस की बात करती है। इसके नोट्स मैं आपको दिखा देती हूँ। 29 ये है आपके सामने जिंजबर की थ्योरी वोकेशनल डेवलपमेंट की, जो सजेस्ट करती है कि कैरियर की चॉइस एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, जो इंसान के इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, उसकी क्या वैल्यूज़ हैं, क्या उसके एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ के, उन सब पर डिपेंड करता है। सो इसमें कुछ स्टेजेस होती हैं, जैसे फैंटेसी स्टेज अप टू 11 ईयर की। जैसे हम छोटे बच्चे होते हैं, हमारे फादर क्या कर रहे होते हैं, हमारे चाचा क्या कर रहे होते हैं, हम सब उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हमें लगता है हम और भी कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो चिल्ड्रन में करियर चॉइस बेस्ड ऑन द इमेजिनेशन प्ले, जिस तरह का खेल खेलते हैं। अगर वो खेल खेलते हैं क्रिकेट का तो उनको लगता है क्रिकेटर बन जाएंगे। अगर उनको डॉक्टर का खेल खेलते हैं उनको लगता है हम डॉक्टर बन जाएंगे। तो ये फैंटेसी स्टेज होती है। यहाँ पर डिसीजंस आपकी रियलिटी पर बेस्ड नहीं होते, बल्कि आपके रोल मॉडल्स पर, आपकी मीडिया पर, जो चीज़ आप देख रहे हो बस उसी पर डिपेंडेंसी होती है। एक चाइल्ड जो स्कूल जा रहा है वो एक सुपर हीरो भी बनना चाहता है, एस्ट्रोनॉट भी बनना चाहता है, कभी कुछ सोचेगा कभी कुछ। टेंटेटिव स्टेज कौन सी होती है? इन दोनों के बीच की स्टेज होती है, जहाँ पर एडोलिसेंट थोड़ा सा एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं, थोड़ा सीरियस हो जाते हैं ज़िंदगी में। और वहाँ पर 4 स्टेजेस होती हैं, इंटरेस्ट, कैपेसिटी, वैल्यू, ट्रांजिशन, ये आप पढ़ लेना। फिर रियलिस्टिक स्टेज होती है, जहाँ पर यंग एडल्ट थोड़े से नैरो डाउन हो जाएँगे अपने करियर चॉइस को लेकर और रियलिस्टिक इवैल्यूएशन करने लगेंगे, किस चीज़ के लिए मैं काबिल हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ। यहाँ पर एक्सप्लोरेशन, क्रिस्टलाइज़ेशन, स्पेसिफिकेशन ये सारे आपके क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। सो मास्लो एक हायरार्किकल थ्योरी है जो मोटिवेशन से रिलेटेड है। और मास्लो में कौन-कौन सी स्टेजेस होती हैं, ये आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। नाउ स्किनर्स थ्योरी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ये इससे रिलेटेड नहीं है। बेसिकली स्किनर्स की थ्योरी एक बिहेवियरिस्टिक थ्योरी है। और यहाँ पर आपकी इसको ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी भी कहते हैं, जो रिवार्ड पनिशमेंट पे बेस्ड है। और क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ये आइवन पावलोव ने दी थी। यहाँ पर जो डॉग सलाइवा की बात करी थी, इन्होंने हैबिट फॉर्मेशन को कहा था कि लर्निंग होती है हैबिट के फॉर्मेशन से। नाउ ऑथोरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन, ऑथोरिटेटिव बेसिकली किस पे बेस्ड होता है? डिक्टेटरशिप पे। सो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा बी, डिक्टेटरशिप। कंट्रोल पावर, नो इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस नहीं होगा तो किस बात की अथॉरिटी? ठीक है, म्यूचुअल शेयरिंग भी नहीं होगी। एजुकेशनल मैनेजमेंट पे जो फंक्शनल होता है प्लानिंग का, देखिए प्लानिंग कितना इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग का क्या फंक्शन होता है? फाइनेंशियल प्लानिंग ऑफ डिसाइड्स गोल, अपॉइंट स्टाफ, प्रिपेयरिंग द फ्यूचर फॉर डिजायर्ड गोल। जो हम फ्यूचर का प्लान करते हैं ना कि हमें ये गोल अचीव करने, इन सब के अंदर चीज़ें आ जाती हैं कि आपको कैसे स्टाफ को अपॉइंट करना है, कैसे फाइनेंस करना है, ये सब इसके अंदर आएगा। तो 31 का सही आंसर होगा सी, प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर फॉर डिजायर्ड गोल्स। Question number 32, who defined planning as deciding in advance what to do, how to do, whom to do and where to do? So इस तरह की प्लानिंग बेसिकली कौन करते हैं? अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिक विंसलो टेलर, जिन्होंने थ्योरी दी थी, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी की बात करते हैं, जो बेसिकली एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड है, कि आपको ये फाइंड करना है कि मोस्ट एफिशिएंट वे क्या है, जो मैंने अभी पहले भी आपको शेयर किया था, लास्ट क्वेश्चन में था कि विच इज़ द बेस्ट वे, वन बेस्ट वे टू डू अ जॉब। बट अगर आप आंसर की के अकॉर्डिंग देखें तो आपको कौन सा आंसर इसका दिया हुआ है? बट अकॉर्डिंग टू मी इसका आंसर एफ टेलर होना चाहिए, बी सही आंसर होना चाहिए। सो आप इसको देख सकते हैं, एक बार इसको रीड कर सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन में कुछ और चीज़ें आपको ऐड करनी है तो आप मुझे बता सकते हो। थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई इज गिवन बाय ऑफ कोर्स मैकग्रेगर। ये एक ऐसी थ्योरी है जो दो कंट्रास्टिंग व्यू देती है ह्यूमंस के मोटिवेशन के इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट। सो मैं मैनेजमेंट के बारे में आपको दो थ्योरी के बारे में बता देती हूँ, एक्स एंड वाई थ्योरी के। जहाँ पर एक्स थ्योरी आपको कहती है कि आपका जो मैनेजर होता है उसका पेसिमिस्टिक व्यू होता है, पेसिमिस्टिक व्यू होता है टुवर्ड्स द एम्प्लॉय। यहाँ पर उसके पास ना कुछ इनहेरेंट डिसलाइक्स होती हैं, वो कुछ ज़्यादा अच्छी फील नहीं करता अपने एम्प्लॉयर्स को लेकर, और वो हमेशा कंट्रोल के अंदर रखता है, मतलब डायरेक्शन देता है। उसके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो कॉज्ड होते हैं, वो हमेशा थ्रेटन रहते हैं पनिशमेंट से। सो ये आपका थ्योरी एक्स के अंदर आया। लेकिन थ्योरी वाई क्या होती है? यहाँ पर जो मैनेजर होता है
है वो अपने एम्प्लॉयज़ को लेकर थोड़ा-सा ऑप्टिमिस्टिक होता है, ठीक है? वो उनकी क्रिएटिविटी को भी समझता है, उनके साथ ऐसा रॉन्ग बिहेव नहीं करता, मतलब लाइकिंग बिहेवियर आप समझ सकते हैं, पॉजिटिव सेंस में ले सकते हैं उसको, और उनको रिवॉर्ड भी मिलता है, अगर वो अच्छा काम करते हैं तो रिवॉर्ड भी मिलता है। यहाँ पर ना एक्सरसाइज़ किया जाता है एम्प्लॉयज़ के अंदर उनके सेल्फ कंट्रोल को लेकर, कि वो खुद से डिसिप्लिन करें, खुद से मैनेज करें, ताकि जो मैनेजमेंट का जो क्या कहते हैं गोल है वो हम अचीव कर सकें। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, बेसिक एजुकेशन और नई तालीम ये किसने दी थी? वारधा स्कीम प्लान के अंदर आया था। वारधा स्कीम को चेयर किसने किया था? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, ये बात भी आप याद रखना, ठीक है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। और ये वारधा स्कीम दी किसके जरिए गई थी? महात्मा गांधी के जरिए। नाउ स्कूल इज ए गार्डन, चाइल्ड इज लाइक अ टेंडर प्लांट, ये एट्रीब्यूटेड है फ्रेडरिक फ्रॉबल के, और जो फाउंडर है किंडरगार्टन सिस्टम के, जो फ्रॉबल है उन्होंने कंपेयर किया है एजुकेशन को गार्डनिंग से, टीचर्स को गार्डनर से, और जो नर्चर करते हैं बच्चों को, गाइड करते हैं उनको, वो बच्चे वहाँ पर टेंडर प्लांट हो गए। और यहाँ पर जिंजबर्ग की थ्योरी मैं आपको बता चुकी हूँ। अब आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, विच वन इज नॉट द फीचर ऑफ फेयोल्स 14 प्रिंसिपल? सो फेयोल्स के 14 प्रिंसिपल में क्या क्या होता है? फर्स्ट है यहाँ पर डिवीजन ऑफ वर्क, कि आपका जो वर्क है उसको डिवाइड कर दिया जाता है उनकी आपकी स्पेशलिटी के बेस पर। सेकंड नंबर पर आता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड यहाँ पर आपका डिसिप्लिन है। फोर्थ इसके बाद यूनिटी ऑफ कमांड है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है। देन सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन, ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल एंड स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, इनिशिएटिव्स एंड एस्पिरिट डी कॉप्स, जो सबसे लास्ट में होता है रिलेटेड टू द हारमनी, जो आपका लैटिन वर्ड में लिखा हुआ है। सो ये कुछ 14 प्रिंसिपल्स है, इनके अंदर क्या नहीं आता? इंडिविजुअलिज्म नहीं आता। सो बी आपका सही आंसर होगा, विच इज नॉट। क्वेश्चन नंबर 36, द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर डेवलपिंग द अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल्स ऑफ टीचिंग एंड ट्रेनिंग इज, क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर? सो ओरिएंटेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, या फिर इवैल्यूएशन एंड एग्जामिनेशन, डिमॉन्स्ट्रेशन और टास्क एनालिसिस? तो देखिए डिमॉन्स्ट्रेशन भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब आप कोई कुछ चीज़ की स्किल्स को अंडरस्टैंड करते हो टीचिंग ट्रेनिंग के लिए, तो आपका डिमॉन्स्ट्रेशन होता है, जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम के अंदर भी होता है। लेकिन टास्क एनालिसिस क्या होता है, कि अगर आप टास्क एनालिसिस को समझ लो, आपके पास कोई बड़ा कंसेप्ट है, उसको आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो, तो आपको हर एक पार्ट के बारे में अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो आई थिंक ये ज़्यादा बेहतर होता है, और आंसर की के अकॉर्डिंग भी यही ऑप्शन आपको गिवन है, टास्क एनालिसिस। वैसे ऑप्शन बी भी आपका सही ऑप्शन है, ठीक है? सो ए और सी तो नहीं होगा। नाउ विच इज़ नॉट द टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कौन सा टाइप नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन का? ऑथोरिटेरियन भी होता है, डेमोक्रेटिक भी, लेजिस फेयर भी, इंस्ट्रक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता, सिर्फ यही तीन टाइप्स होते हैं। सो 38, लर्निंग डिसेबिलिटी, अच्छा यहाँ पर नहीं पूछा था ना, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, लर्निंग डिसेबिलिटी अराइजेज बिकॉज ऑफ, लर्निंग डिसेबिलिटी किसकी वजह से होती है? लो इंटेलिजेंस की वजह से, या फिर मेंटल डेफिशिएंसी की वजह से, या फिर मिनिमम ब्रेन डिसफंक्शन, अगर आप जो ब्रेन है उसका फंक्शन है वो मिनिमल हो जाता है, तब आपकी लर्निंग डिसेबिलिटी अराइज होती है। स्लो लर्निंग इसका कोई कॉज नहीं है। सो 38 का सही आंसर होगा बी, क्योंकि जो लर्निंग इंटेलिजेंस होती है ना बेसिकली, वहाँ पर उनकी इंटेलिजेंस अगर लो इंटेलिजेंस है तो उससे कोई लर्निंग डिसेबिलिटी तो कॉज नहीं हो रही है ना। क्वेश्चन नंबर 39, द नंबर ऑफ स्कूल्स फॉर मेंटली रिटार्डेड इन 1947, 1947 में अगर हम नंबर ऑफ स्कूल्स की बात करें, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ के लिए रिकॉर्डेड किए गए थे। 10 इसका आंसर नहीं है, बट आपका जो आंसर की है उसके अकॉर्डिंग इसका 3 आंसर दिया हुआ है। नंबर 40, ट्राइड इज मोस्ट पॉपुलर अप्रोच टू टीचिंग द, ट्राइड किसको टीच करने के लिए होती है? गिफ्टेड चिल्ड्रन को। ये आपके सामने यहाँ पर ट्राइड अप्रोच लिखी हुई है गिफ्टेडनेस के लिए। इसको रैंजुली थ्री रिंग मॉडल भी कहते हैं। और यहाँ पर जो थ्री रिंग मॉडल है, इन तीन रिंग्स को अगर आप देखो, तो सबसे जो पहली रिंग है इसमें एबव एवरेज एबिलिटी होगी बच्चे के अंदर, उसके अंदर क्रिएटिविटी होगी, और उसके अंदर फिर टास्क का कमिटमेंट होगा। जब ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं तो वो गिफ्टेड बिहेवियर हो जाता है, जो रेंजुली की 3 रिंग कंसेप्शन कहती हैं गिफ्टेडनेस की। इसको आप एक बार रीड कर लेना। जोसेफ रेंजुली 1978 में इन्होंने प्रपोज किया था ट्रायडिक मॉडल गिफ्टेडनेस का, जो सजेस्ट करता है कि गिफ्टेडनेस सिर्फ एक आपकी हाई आईक्यू नहीं होती, बट इसके साथ इंटरेक्शन होता है 3 फैक्टर का। फर्स्ट है अबव एवरेज एबिलिटी, क्रिएटिविटी, एंड थर्ड इज योर टास्क कमिटमेंट, ठीक है ना। अब फर्स्ट पेपर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपका
सबसे पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च प्रोसेस में सबसे पहली स्टेप क्या होती है? आइडेंटिफाइंग रिसर्च गैप। रिसर्च गैप तो आप बाद में फाइंड करोगे, पहले आपको अपनी प्रॉब्लम तो पता हो किस चीज़ पर आप रिसर्च करने जा रहे हो। सो आइडेंटिफाइंग रिसर्च प्रॉब्लम, सी वुड बी द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्वांटिटेटिव रिसर्च इज फॉल्स। क्वांटिटेटिव रिसर्च जब आप करते हो तो क्या चीज़ आप उसमें नहीं करते? क्वांटिटेटिव जब हम नंबर्स की स्टडी करते हैं, नंबर्स रिकॉर्ड करते हैं डेटा में, और फिर उनके कोई स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगाते हैं, रिलेवेंट देखते हैं, कॉज एंड इफेक्ट देखते हैं अपने वेरिएबल्स के बीच में, वो आपकी क्वांटिटेटिव स्टडीज होती हैं। यहाँ पर हाइपोथेसिस टेस्ट होती है यूजिंग स्टैटिस्टिकल। सो इन्होंने पूछा है फॉल्स क्या है, तो ए तो सही है क्योंकि हाइपोथेसिस को आप टेस्ट करते हो, स्टैटिस्टिक्स टेस्ट लगाते हो। हाइपोथेसिस आपकी नल हाइपोथेसिस होती है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस होती है। आप नल हाइपोथेसिस को चेक करने के बाद एक्सेप्ट करते हो या फिर रिजेक्ट करते हो, यही तो होता है ना। थ्योरीज आर टिपिकली नॉट टेस्टेड। थ्योरीज आपके टेस्ट नहीं होती, ये आपका सही आंसर है, बिकॉज फॉल्स आपसे पूछा है क्योंकि थ्योरीज को हम टेस्ट करते हैं, नोट नहीं हुआ यहाँ पर। मल्टीपल वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर किया जाता है। हाइपोथेसिस डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द स्टडी। सो ड्यूरिंग द स्टडी हाइपोथेसिस चेंज नहीं होती, ये भी आपकी सही बात है। नेशनल एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब पास हुआ था? 1986 में, सी आपका सही आंसर है। Which of the following air pollutant helps in the formation of photochemical smog? फोटोकेमिकल स्मोग आपका किससे बनता है? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन से। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन NOx हम इनको कहते हैं, और ये आपके फोटोकेमिकल स्मोग बनाने में हेल्प करते हैं, जो कि आपका सेकेंडरी पॉल्यूटेंट भी कहलाता है। ठीक है, सो ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर। Question number 5. Which of the following digital initiative provides database for profiles of scientists, researchers, and other faculty members working at leading academic institution and research and development organization? So basically कौन सा ऐसा डिजिटल इनिशिएटिव है जो आपको प्रोवाइड करता है डेटाबेस प्रोफाइल्स का? किसकी? साइंटिस्ट और रिसर्चर की, या फिर अदर फैकल्टी मेंबर्स की, जो क्या लीड करते हैं? एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सो ये आपका ई विद्वान के अंदर आता है, क्योंकि स्वयं प्रभा क्या है? पहले आप ऑप्शन ए समझिए। स्वयं प्रभा के अंदर कुछ DTH, ठीक है, डोर टू होम कुछ चैनल्स होते हैं जो आपको फ्री टेली एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। ई विद्वान इसका सही आंसर है। इसके अंदर एक्सपर्ट का डेटाबेस होता है, ठीक है, जो एक्सपर्ट आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, रिसर्चेस की, फैकल्टी मेंबर जो भी इंडिया के अंदर है। नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, ये भी एक डिजिटल डेटाबेस होता है जहां पर आप एकेडमिक अवार्ड को स्टोर करते हो। ठीक है, जो भी आपके एकेडमिक अवार्ड्स हैं उनको आप स्टोर करते हो, अपने सर्टिफिकेट को स्टोर करते हो, ये नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी के अंदर आता है। और ई शोध सिंधु, ये क्या है आपका? जहां पर ई जर्नल्स आपको मिलते हैं, शोध सिंधु के अंदर ई जर्नल्स, और उसके साथ जो डिजिटल एकेडमिक रिसोर्सेज हैं वो भी आपको यहाँ पर मिलते हैं, राइट। Question number 6. In the context of email communication, what does SMTP है stands for? SMTP, अच्छा आप ये चीज़ भी याद रखना है, जो ई विद्वान है ना, ये बेसिकली जो मैनेज किया जाता है, किसके जरिए मैनेज किया जाता है? तो इनफ्लिबनेट, ये आप याद रख सकते हो, इनफ्लिबनेट, ओके, जो बेसिकली UGC का ही एक सेंटर है। In the context of email communication, what does SMTP stands for? SMTP का मतलब क्या होता है? Simple Mail Transfer Protocol। ये ईमेल सेंड करने के लिए बेसिकली होता है ओवर द इंटरनेट। सो ए आपका सही आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द स्पीड ऑफ प्रोसेसर ऑफ ए कंप्यूटर इज मेजर्ड इन GH। तो ये गीगा हर्ट्ज हो जाएगा। ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? साइकिल्स पर सेकेंड रिप्रेजेंट करता है। बैंड क्या है? यहाँ पर बैंड आंसर नहीं है, ये नेटवर्क की बैंडविड्थ होती है, प्रोसेसर की स्पीड नहीं होती। और BPS आपका ये बिट्स पर सेकंड होता है। बेसिकली यहाँ पर जो ट्रांसफर रेट होती है वो मेजर की जाती है, डेटा प्रोसेसर की स्पीड मेजर नहीं की जाती। और MIPS यहाँ पर क्या है? मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। ये आपका कुछ हद तक सही हो सकता है, बट जो बेस्ट आंसर है दैट इज गीगा हर्ट्ज। बट MIPS एक ओल्डर मेजरमेंट मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अ टीचर इज एश्योर्ड ऑफ कन्वेइंग द ट्रू नॉलेज ऑफ हिज स्टूडेंट, विच ब्रांड ऑफ फिलोसफी गिव्स हिम एश्योरेंस। फिलोसफी की 3 ब्रांचेस होती है ना, एक आपकी एक्सियोलॉजी होती है जो वैल्यूज के बारे में बात करती है, एक आपकी एपिस्टेमोलॉजी होती है जो नॉलेज के बारे में बात करती है, और एक आपकी मेटाफिजिक्स होती है जो आपकी बियॉन्ड द फिजिकल थिंग्स की बात करती है। ठीक है, तो यहाँ पर एपिस्टेमोलॉजी सही आंसर होगा ए। Given below are the two statements. A valid deductive argument cannot have all true premises and a false conclusion. एक वैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट है जिसके क्या नहीं हो सकते? ट्रू प्रेमाइस है अगर, कैन नॉट हैव ऑल ट्रू प्रेमाइस एंड ए फॉल्स कंक्लूजन, तो ये आपका
सही बात है बिल्कुल, क्योंकि अगर आपके पास सारे के सारे ट्रू प्रेमाइसेस हैं तो आपका कंक्लूजन फाल्स नहीं होता, वो भी आपका ट्रू होगा क्योंकि वैलिड की केस है, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ ट्रूथ कैन नॉट बी अप्लाइड टू द आर्ग्यूमेंट। ट्रूथ का कंसेप्ट आप आर्ग्यूमेंट से अप्लाइड नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं है। सो स्टेटमेंट 1 आपका सही है, स्टेटमेंट 2 आपका गलत है। सो 1 सही है, 2 गलत है, 9 का सी ऑप्शन सही है। Edward B. Taylor has defined culture as a complex whole which includes knowledge, belief, arts, etc. What does कॉम्प्लेक्स होल हिंट्स टूवर्ड्स, तो इसमें जो कॉम्प्लेक्स होल का मतलब है उसका क्या मीनिंग है यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर आप देखो क्लोजनेस ऑफ पीपल, अगर हम कॉम्प्लेक्स होल की बात कर रहे हैं तो पीपल का क्लोजनेस तो नहीं होना चाहिए। इंटेग्रिटी ऑफ सोसाइटी, इंटरेक्शन अमंग इंडिविजुअल हो सकता है बट उसका कुछ पैटर्न होता है। सो यहाँ पर क्या होगा, यूनिटी एंड सम काइंड ऑफ पैटर्न दैट कम्स अंडर द कॉम्प्लेक्स हॉल। और ये जो एडवर्ड टेलर है ये बेसिकली फादर है, किसके फादर है, ये फादर ऑफ कल्चरल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, इसको आप याद रखना प्लीज, एंथ्रोपोलॉजी के फादर है। सो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, इफ ए एंड बी आर इन रेशियो 3:4, सो ए और बी आपका कितना रेशियो है, 3:4। बी और सी का रेशियो कितना है, 12:13। और आपको बताना क्या है, ए एंड सी विल बी इन द रेशियो ऑफ। सो आपको ए और सी का रेशियो बताना है। तो यहाँ पर बी का रेशियो देख लेना, पहले बी का रेशियो यहाँ पर 4 है और यहाँ पर बी का रेशियो 12 है। तो आप देखो यहाँ से कितना इंक्रीज हुआ, 4 3 ज़ा 12, 3 से मल्टीप्लाई करनी थी, ठीक है। तो हम ए में भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। और सी तो आपका सेम रहेगा, सो 9:13 हो जाएगा। क्या समझ में आया, नहीं? तो यहाँ पर सही आपका आंसर होगा 9:13। इसको एक बार फिर से देख लो, 3:4 आपका ए और बी का रेशियो है और उसके बाद आपका बी और सी का रेशियो दिया हुआ है, बी और सी का रेशियो 12:13, ठीक है। इतना तो समझ आ रहा है ना, बी और ए का रेशियो। अब यहाँ पर आप देखो कि बी का रेशियो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 12 है। तो इसमें कितना इंक्रीज हो रहा है, 4 3 ज़ा 12, हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है। इट मीन्स कि अगर हम 3, क्योंकि हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो इधर भी 3 से करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 4 को 3 से किया है। सो ए का रेशियो यहाँ पर 9 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ तो बाद रिजल्टेंट है ना, तो 13। सो सी का रेशियो आपका, सी की वैल्यू 13 होगी और ए का 9, तो रेशियो हो जाएगा 9:13। आई होप अब क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज 486, 87, 491, 500, 516 एंड दिस, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक काम करो, सबसे पहले इनका देखो कि किस तरीके से, आई थिंक जिसने सॉल्व किया है काफ़ी बेहतर सॉल्व किया है। 486 से अगर हम आगे जाते हैं तो 1 नंबर आता है, 487 से आगे जाते हैं 4 नंबर आता है, फिर 9 आता है डिफरेंस, फिर 16 का डिफरेंस आता है। सो अगर आप इन नंबर्स को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो, ये जो फर्स्ट नंबर है ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे सो 4 होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर, तो आगे भी आपका 5 का स्क्वायर ऐड होने वाला है। सो हम कितना ऐड करें 5 के स्क्वायर में, 5 5 ज़ा 25। सो 25 516 में ऐड करेंगे, 516 में 25 ऐड किया, सो 541 आपका आंसर आ जाएगा। व्हाट इज द कॉमन आउटकम ऑफ द कल्चरल बैरियर, अगर कल्चर का बैरियर होता है तो क्या आउटकम होगा वहाँ पर, इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ेगी, क्लैरिटी मैसेजेस की नहीं होगी। देखिए आप ऐसा समझ लीजिए कि कोई पर्सन ए है, दूसरा पर्सन बी है, ए बी से बात करते हैं, ए को इंग्लिश आती है सिर्फ और बी को सिर्फ दूसरी लैंग्वेज आती है, मान लीजिए कन्नड़ आती है, ओके, सिर्फ और सिर्फ कन्नड़। अब ए बात करना चाहते हैं बी से, अपना कोई मैसेज ट्रांसफर करना चाहते हैं, बट ना ही तो बी को इंग्लिश आती और ना ही ए को कन्नड़ आती, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके कल्चर का बैरियर हो रहा है, जो लैंग्वेज है उसका बैरियर हो रहा है। या फिर आप किसी और तरह के ड्रेसिंग सेंस में ले लीजिए, कोई और सा कल्चर, फूड हैबिट्स में अपना कल्चर ले लीजिए, तो वहाँ पर क्या होता है कि मैसेजेस की क्लैरिटी नहीं होती, वो नहीं बढ़ती, अंडरस्टैंडिंग भी नहीं बढ़ती, अच्छा फील नहीं करता, कंफर्टेबिलिटी नहीं होती है दूसरे के कल्चर के साथ में, ऐसा मतलब रिस्पॉन्स हमें मिलता है सोसाइटी से। मिस इंटरप्रिटेशन जरूर हो जाएंगी अपने इंटेंशन की। ऐसे समझ लीजिए कि किसी ने व्हाइट ड्रेस पहनी हुई है, ठीक है, कोई लेडी है, वो क्रिश्चियन लेडी है और उन्होंने उन्होंने व्हाइट ड्रेस पहनी हुई है, उनकी शादी हो रही है, उन्होंने व्हाइट ड्रेस पहनी हुई है। लेकिन कोई दूसरी कम्युनिटी के पीपल है जो व्हाइट ड्रेस कब पहनते हैं, जब किसी की डेथ हो जाती है। सो वहां पर उसको किससे सिंबलाइज किया गया है, डेथ से सिंबलाइज किया गया है व्हाइट कलर को, और यहाँ पर व्हाइट कलर किसी अच्छे मौके से सिंबलाइज किया जा रहा है। सो हो गया ना कल्चर बैरियर यहाँ पर। सो जो इंटेंशन है ना वो गलत जा सकती है कि व्हाइट कपड़े पहने हुए कोई दुख की बात होगी। सो ये आप समझ सकते हो। स्ट्रॉन्गर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ये नहीं होगा, तो सी आपका सही आंसर है।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मास मीडिया? अगर मास मीडिया है यानी कि बहुत सारे पीपल्स तक इन्फॉर्मेशन जा रही है तो उसका बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? वाइड रीच होने वाली है, पर्सनलाइज्ड फीडबैक, कोई आपको पर्सनल आकर तो फीडबैक नहीं दे रहा, ठीक है, टाइमलीनेस और इमीडिएसी, एकदम बहुत फास्टली काम करता है, प्राइवेसी नहीं होगी क्योंकि मास मीडिया है, बहुत सारी पब्लिक के पास इन्फॉर्मेशन जानी है। सो ए और थ्री आपका सही होगा। रिसर्च इज ए टाइप ऑफ सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन दैट इज इन नेचर डिजाइन टू कंट्रीब्यूट टू। क्या डिजाइन करती है? थ्योरेटिकल होती है रिसर्च, थ्योरेटिकल, एम्पेरिकल या एम्पेरिकल, तो एम्पेरिकल होगी, ये तो बिल्कुल सही बात है। उसके बाद क्या डिजाइन करती है? कंट्रीब्यूट साइंटिफिक डेटाबेस, पब्लिक नॉलेज, ऑफ कोर्स पब्लिक नॉलेज। कोई भी रिसर्च हम क्यों करते हैं? ताकि पब्लिक का फायदा हो। साइंटिफिक डेटाबेस इकट्ठा करके तो हमें कुछ नहीं मिलेगा जब तक हम पब्लिक को ये नहीं बताएंगे कि इस रिसर्च की फाइंडिंग ये है, इससे आपको ये फायदा, ये नुकसान हो सकता है। सो ऑफ कोर्स डी वुड बी द करेक्ट आंसर। स्ट्रोंगेस्ट फॉर्म ऑफ प्राइवेसी प्रोटेक्शन ऑफ रिसर्च पार्टिसिपेंट, जो रिसर्च के पार्टिसिपेंट्स हैं उनका किस तरीके से आपको प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना है? सो ऑप्शन ए आपको गिवन है एनोनिमिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, इन्फॉर्म्ड कंसेंट, पासवर्ड प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टेड कंप्यूटर्स। तो देखिए एनोनिमिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी, ये दोनों इसके सही आंसर हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ प्राइवेसी प्रोटेक्शन ऑफ रिसर्च पार्टिसिपेंट, जो भी रिसर्च का पार्टिसिपेंट है, देखिए एनोनिमिटी कुछ हद तक ठीक होगा, लेकिन कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होता है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन ली है उसके बारे में आप दूसरों को नहीं बताएंगे, आप उसको कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। सो आपके आंसर की ने तो आंसर इसका ए दिया है एनोनिमिटी, बट आई थिंक इसके दोनों ही आंसर सही होने चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी, एनोनिमिटी। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोच ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च? क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर आपकी फील्ड रिसर्च होती है, ऑफ कोर्स होती है, फील्ड पे जाके भी रिसर्च हम लेते हैं, इंटरव्यूज लेते हैं, ठीक है, ओपन एंडेड क्वेश्चनेयर्स हमारे पास होते हैं, कैसे स्टडीज हम करते हैं। फैक्टर का एनालिसिस हम वहाँ पर नहीं करते, जो 3 to 3 फैक्टर्स होता है ना वो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज के अंदर होता है, जो क्वान्टिटेटिव होती है। इथिनोग्राफी, ग्राउंडेड थ्योरी, ये सब तो आपका क्वालिटेटिव का ही पार्ट है। सो सी आपका सही आंसर है। विच फिलोसफी गिव्स सिग्निफिकेंस ऑफ इंटीग्रेटेड करिकुलम? इंटीग्रेटेड करिकुलम अप्रोच जॉन डेवी के ज़रिए दी गई है, जिन्होंने कहा है कि ये एक ऐसा टीचिंग मेथड है बेसिकली जिसके अंदर सारी स्टडीज़ होनी चाहिए, सारे एरियाज़ की स्टडीज़ होनी चाहिए, मैथ्स, साइंस, सोशल स्टडीज़, ताकि बच्चा उसको रिलेट कर सके, एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सके। सो ये प्रैग्मेटिक्स से रिलेटेड है। Now, question number 19. An impairment of language function due to brain injury is generally caused as, जो impairment है ब्रेन फंक्शन का वो किससे कॉज होता है? एफेसिया उसको हम कहते हैं। रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, अभी नेट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर 1992 है। क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग, ये आपकी कार्ल रोजर ने दी है, ये को आपको रट लेना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैक्टर अफेक्टिंग रिलायबिलिटी ऑफ रिसर्च इंस्ट्रूमेंट? फैक्टर अफेक्टिंग रिलायबिलिटी, द वर्डिंग ऑफ द क्वेश्चन, फिजिकल सेटिंग, रिस्पॉन्डेंट मोड या फिर एग्जामिनर का मोड। ठीक है, मोड पर तो किसी का डिपेंड नहीं करती रिलायबिलिटी, फिजिकल सेटिंग पे भी डिपेंड नहीं करती, तो जो वर्डिंग होती है क्वेश्चन उसी को आप चेक करते हो। क्वेश्चन नंबर 23, एन इन्वेस्टिगेटर वांट्स टू कंडक्ट अ स्टडी टू ascertain द प्रोग्रेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आरटीआई एक्ट 2009। अगर कोई इन्वेस्टिगेटर ये जानना चाहता है कि जो आरटीआई एक्ट 2009 में आया था, जो बेसिकली 2010 में आपका इम्प्लीमेंट हुआ, क्या वो बेसिकली उसकी प्रोग्रेस क्या है जब हमने उसको इम्प्लीमेंट किया। सो कौन सा रिसर्च टूल सबसे ज़्यादा बेहतर होगा, सुटेबल होगा इस पर्पज़ को चेक करने के लिए? सो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन एयर। आप क्वेश्चन लेकर जाइए अपनी सोसाइटी में और वहाँ पर जहाँ पर ये इम्प्लीमेंट हुआ है ऑल ओवर द इंडिया, आप उसको फाइंड कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, स्टेटमेंट, ए कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग प्रमोट ऑब्जेक्टिविटी इन असेसमेंट प्रोसेस। सो ये आपका एकदम सही है, इससे आपके असेसमेंट के प्रोसेस में ऑब्जेक्टिविटी आ जाती है। चॉइस बेस्ड स्टडी सिस्टम जो हायर एजुकेशन के अंदर इंडिया के अंदर आया वो एकदम न्यू एंट्री है, ये बातें बिल्कुल सही है। सो ए और बी दोनों करेक्ट आंसर है। जिस किसी ने भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है बहुत अच्छा सॉल्व किया है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैं देख रही हूँ सभी ऑलमोस्ट मुझे ज़्यादातर सही नज़र आ रहे हैं। 25 की बात करें, इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट द पर्सनालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल चेंज, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस डज नॉट कंट्रीब्यूट टू पर्सनालिटी चेंज। सो जो डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है उसमें इंडिविजुअल की पर्सनालिटी में चेंजेस आते हैं, जब छोटे बच्चे होते हैं उससे थोड़ा बड़े होते हैं एडोलेसेंट, तब फिर उसके बाद थोड़ा बड़े होते हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपकी पर्सनालिटी चेंज होती जा रही है। बट डज नॉट कंट्रीब्यूट, कौन से ऐसे चेंजेस हैं, फैक्टर्स हैं जो आपकी पर्सनालिटी को चेंज करने में हेल्पफुल नहीं होते? सोशल प्रेशर तो बहुत ज़्यादा होता है, सोसाइटी के प्रेशर से हम चेंज हो जाते हैं एकदम। प्रोफेशनल हेल्प, इंक्रीज इन कॉम्पिटेंस, डिक्रीज इन कॉम्पिटेंस। देखिए जब आपकी पर्सनालिटी चेंज होती है तो आपका कॉम्पिटेंस बढ़ता है, मोस्ट प्रोबेबली आपका कॉम्पिटेंस बढ़ता है, घटता नहीं है। सो डी आपका सही आंसर होगा।
नंबर एंड सिंबल ये कहाँ मिलने वाले हैं? नॉमिनल स्केल से ट्रू 0 पॉइंट आपका, ज़ीरो स्केल इक्वल पॉइंट, ये सब आपका बिल्कुल सही मिलाया हुआ है। सी आपका सही आंसर है। एम्स ऑफ लाइफ इन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये आइडियलिज्म से रिलेटेड आई थिंक 3 क्वेश्चन आइडियलिज्म से पूछे गए हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की काफ़ी बात हो चुकी है। ये सबसे अभी तक का जितने मैंने क्वेश्चन पेपर एनालाइज़ किए हैं, सबसे ईज़ी पेपर आपको 24-25 में रहा है। क्वेश्चन नंबर 28, व्हेन कल्चर चेंज होता है ड्यू टू रैपिड राइज इन द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इस तरह का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको आप क्या कहते हो? ऑफ कोर्स डायनामिज्म कहते हैं, चेंजेस हो रहे हैं। अब मैं आपको इसके जो 29 क्वेश्चन 20-30 है, इसको आप ना पैराग्राफ को रीड करना यहाँ पर, जो भी इसमें गिवन है इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना। आंसर मैं आपको बता रही हूँ, 29 का डी आंसर होगा और 30 का भी यहाँ पर डी आंसर होगा। नाउ क्योटो प्रोटोकॉल एक मल्टीलैटरल फ्रेमवर्क है जो किस लिए बनाया गया था? आपका ग्रीन हाउस एमिशन के लिए। नाउ सेलेक्ट द मिसिंग पेयर इन द प्लेस ऑफ, अब अगर आपने वेस्ट को नॉर्थ ईस्ट कर दिया, साउथ को क्या करेंगे? सो आपको ऐसे बनानी होती है डायरेक्शन, यहाँ पर आपकी होती है नॉर्थ, यहाँ होता है साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। अब आप ये देखिए कि ये वाला वेस्ट वाला है, अगर आप वेस्ट को नॉर्थ ईस्ट कर रहे हो, राइट, वेस्ट आपका नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, तो साउथ आपका किधर होगा? तो वेस्ट से हमने कितना मूव किया? वेस्ट से एक 90 डिग्री नॉर्थ की तरफ गए और फिर 90 के बाद 45 डिग्री आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ गए, यानी कि आपने जो टर्न लिया है क्लॉकवाइज, वो पूरी एक 90 के डायरेक्शन में लिया है और फिर 45 और ले लिया। इसी तरीके से हमें साउथ का बताना है, तो पहले हम साउथ को 90 के डायरेक्शन घुमाएंगे इधर की तरफ, तो पहले तो साउथ वेस्ट बनेगा, फिर उसके बाद 45 और घुमाएंगे, तो इधर की तरफ क्या बन जाएगा? नॉर्थ वेस्ट। सो ये आपका क्या आंसर आ जाएगा? बी, सॉरी डी, नॉर्थ वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 33, द नॉलेज गेन बाय यूजिंग सेंसरी एक्सपीरियंस, सेंसरी एक्सपीरियंस से जो हमें नॉलेज मिलती है वो एम्पिरिसिज्म होती है, ठीक है, एम्पिरिसिज्म। सो यहाँ पर तो एम्पिरिसिज्म आपको गिवन ही नहीं है। ये एम्पिरिसिज्म को जो कंसेप्ट है ना, ये किसने दिया है? ये आप लिख लेना इसको, जॉन लॉके ने ये दिया है, ठीक है, जॉन LOCK, जॉन लॉके एंड डेविड ह्यूम ने। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बट यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। रैशनलिज्म तो इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि रैशनलिज्म क्या होता है? जो आपका रीजन के बेस पर होता है और लॉजिक के बेस पर, ये आपका सेंसरी एक्सपीरियंस नहीं होता। इंडक्टिव रीजनिंग भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जर्वेशन होती है, और जो बेसिकली सेंसरी एक्सपीरियंस ऑब्जर्वेशन पर टोटली डिपेंड नहीं करता, बट फिर भी हम इसको आंसर ले सकते हैं। सो बी आपका सही आंसर हो सकता है, ये तो बिल्कुल आंसर नहीं होने वाले। 34 का आंसर होगा, an investigator used two matched group to compare effectiveness of two methods of teaching English. This study will come under, दो ग्रुप बना दिए, ग्रुप 1 ग्रुप 2, दो टीचिंग मेथड से T1 T2, और इनको उन्होंने कंपेयर किया है, तो ये आपका एक्सपेरिमेंटल स्टडीज हो जाएगी। 35, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपरली इमेज शोध शुद्धि, शुद्धि किस लिए होता है? जब आप प्लेजरिज्म को चेक करते हो, वहाँ पर शुद्धता भी है या नहीं, ओरिजिन मतलब जो काम किया है वो ओरिजिनल भी है या नहीं। सो स्किल एनहेंसमेंट इसका नहीं होगा, ए सही आंसर है। स्वयं प्रभा क्या होती है? ये आपके जो क्वालिटी एजुकेशनल चैनल है, DTH, डोर टू होम जो चैनल होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। स्वयं क्या होता है? यहाँ पर भी आपके लर्निंग टूल रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, 4 क्वाड्रेंट यहाँ पर होते हैं। ज्ञानधारा ये इंटरनेट ऑडियो काउंसलिंग सर्विस है जो इग्नू के जरिए दी गई है। तो शोध शुद्धि यहाँ पर आपका सही आंसर नहीं है, शोध शुद्धि को आप याद रख सकते हो। यहाँ पर प्लेजरिज्म का हम डिटेक्शन करते हैं, ये एक इनिशिएटिव है जो यूजीसी की कंसोर्टियम है एकेडमिक एंड रिसर्च एथिक्स, केयर, यूजीसी केयर लिस्ट, जो कि अभी रिसेंटली बात हुई थी, सो उसकी फुल फॉर्म होती है कंसोर्टियम एकेडमिक रिसर्च एथिक्स के अंदर आता है। नाउ OPT, ऑप्सिट, इसका मतलब होता है एज साइटेड एबव, ये लैटिन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, जिसका मतलब है ओपेरा साइटेटो, मतलब इज साइटेड एबव, जो ऊपर लिखा हुआ है। इज साइटेड अपोजिट, ये इसका सही आंसर नहीं है। बिब्लियोग्राफी, इज साइटेड इन द बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी के अंदर लिस्ट होती है सारे सोर्सेज की, तो ये बेसिकली आपका इसके लिए नहीं होता, मतलब ऑप्ट साइड इसका मतलब नहीं है। नाउ 37, विच अमंग द फॉलोइंग रिसर्च स्टडीज वर कंडक्टेड इन नेचुरल सेटिंग ऑफ सब्जेक्ट एनवायरमेंट रादर देन इम्पोजिंग थ्योरी, इम्पोज नहीं करते थ्योरी को, उन्हीं के नेचर में चले जाते हैं। अगर आपको ट्राइबल पीपल की स्टडी करनी है, आपको उनके नेचुरल सेटिंग में जाना पड़ेगा, ठीक है। सो वहाँ पर इथनोग्राफिक रिसर्च होती है, बेसिकली ट्राइबल्स हम ही करते हैं, उन्हीं के एनवायरमेंट में जाकर हम स्टडी करते हैं, कोई थ्योरी इनके ऊपर इम्पोज नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 38, द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इज बेस्ड ऑन द एक्सेप्टेंस ऑफ द फैक्ट द वर्ल्ड अराउंड अस इज अ रियल, कौन से ऐसे साइंटिफिक कुछ थ्योरी के अंदर कौन साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होता है जो बेस होता है एक्सेप्टेंस पर, फैक्ट के बेसिस पर, ठीक है, फैक्ट का एक्सेप्टेंस होता है ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस ई रियल, कि हमारे चारों तरफ जो वर्ल्ड है वो रियल है, पॉजिटिविज्म ऐसा कहते हैं, ठीक है, तो पॉजिटिविज्म इसका आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 39,
अरेंज द स्टेप्स, स्टेप्स अरेंज करती हैं आपको जब आप हिस्टोरिकल रिसर्च कर रहे हो, करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है। सो सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम। सो ये तो आपका एकदम सही है, सबसे पहला क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था कि आपको प्रॉब्लम को सिलेक्ट करना है। सो आपके बी, डी या सी हो सकते हैं। उसके बाद है सोर्स मटेरियल कलेक्ट करना, हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करना या रिसर्च रिपोर्ट, ये तो सबसे बाद में होगी रिसर्च रिपोर्ट, तो फोर्थ नंबर पर होगी। तो इसका ये मतलब है कि सी आपका सही आंसर होने वाला है। थर्ड में फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, सोर्सेस मटेरियल डेटा, क्रिटिसिज्म ऑफ। देखिए जब भी हिस्टोरिकल रिसर्च करते हैं तो हमारे डेटा का इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों क्रिटिसिज्म होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है ना। क्वेश्चन नंबर 40 लास्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम आ गए। आई थिंक लास्ट क्वेश्चन ही होना चाहिए ना ये और क्वेश्चन कहाँ से आ गए इसमें? ओके, फिर से शायद ऐड हो गई है। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 40 हम करते हैं। द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय, किसने दिया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट? ये सबसे पहले आपका ब्रूनलैंड कमीशन रिपोर्ट के अंदर आया था 1987 में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसका मतलब होता है कि डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट, जो आज की नीड्स को मीट करे विदाउट कंप्रोमाइजिंग द फ्यूचर जनरेशन। जैसे हमें अगर पानी को सेव करना है तो हमें आज का तो अपनी नीड को कंप्लीट करना है, बट इस तरीके से यूज़ करना है कि हमारी आने वाली जो जनरेशन है वो भी उसको यूज़ कर सके। तो यहाँ तक आपके ये लास्ट हो चुका है पेपर। इट वॉज ऑल अबाउट द AMU एजुकेशन PhD एजुकेशन एंट्रेंस एग्जाम of 24-25. If you have any query, any suggestion, you can tell me. Thank you so much.